आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिज्म को हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मीनिंग क्या सोशलिज्म का, प्लस इसको हमने प्रियम्बल में कब ऐड किया, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट केसेस, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे सोशलिज्म से रिलेटेड आज। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, कि सोशलिज्म का मतलब क्या है। देखिए, सोशलिज्म का बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो मतलब ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, मतलब कि वेल्थ एंड द प्रॉपर्टी, मतलब कि हम अपने रिसोर्सेज को प्लस वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों के बीच में। दैट इज सोशलिज्म। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पीपल इक्वल रहेगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सोशलिज्म का एक सिंपलेस्ट थ्योरी यही है कि जब एक सोसाइटी होती है तो उसमें या तो रिच लोग होते हैं या फिर लेबर क्लास होती है। तो जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हमें इसे लेबर क्लास को भी, जो एक लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको भी हमें क्या करना है, अपग्रेड करना है। उसे भी हर वो चीज़ प्रोवाइड करनी है जो रिच सेक्शन जो है वो अफोर्ड कर सकता है या यूज़ कर सकता है। तो सोशलिज्म का मतलब ही यही है। तो सोशलिज्म इज अ सोशो इकोनॉमिक political ideology that emphasize collective ownership, social justice, equitable distribution of resources। मतलब कि कलेक्टिव ओनरशिप होगी, सबकी ओनरशिप रहेगी, सोशल जस्टिस, समाज में हमें न्याय बना के रखना है, हमें भेदभाव नहीं करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड करना है सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेफ्ट आउट कर दें। इट सीक्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज़, हमें जो इनकम इनइक्वालिटीज़ होती हैं कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इनकम रहती है, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास 2 टाइम का खाना अफोर्ड करने तक के पैसे नहीं होते, हमें उस चीज़ को रिड्यूस करना है, कम करना है। एंड एंश्योर दैट वेल्थ एंड रिसोर्सेज आर शेयर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। सो सिंपली मतलब क्या है, यही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पीपल, मतलब लोगों के हक को नहीं मारना है और हमें जो इनकम है उसको इक्वली डिवाइड करना है ताकि हर कोई अपनी लाइफ को आराम से जी सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सोशलिज्म। देर आर 3 टाइप्स ऑफ सोशलिज्म आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अगर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करें तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी होगा प्लस प्राइवेट सेक्टर भी होगा। जैसे कि इंडिया के अंदर क्या है, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें आम जनता का वेलफेयर भी करना, मतलब आम जनता को, जो कि एक पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको अपग्रेड भी करना है, उसको हर फैसिलिटी प्रोवाइड भी करनी है, जैसे कि एजुकेशन है, उसके अलावा हेल्थ है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है। हर चीज़ में आप देखोगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी है। सरकारी बसें भी चलती हैं और प्राइवेट बसें भी चलती हैं। सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं। वो क्यों हैं, वो इसीलिए है ताकि जो एक सेक्शन है अपनी कंट्री के अंदर जो अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन, उनके लिए एक अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम हो, एक अफोर्डेबल हेल्थ सिस्टम हो जहाँ पे वो जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब यही होता है जहाँ पर पब्लिक वेलफेयर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। यहाँ पर सोशल वेलफेयर को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक इक्वालिटी को भी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है और मार्केट में कंपटीशन रहता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है कोई और वही चल रही है, नहीं। गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी है उसको कोई भी प्राइवेट कंपनी भी क्या कर सकती है, कंपटीशन दे सकती है। सो ओपन इकोनॉमी है। सो दैट इज़ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या है, देखिए मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की अगर बात करें तो स्टेट्स ओन ऑल इंडस्ट्रीज़, मतलब कि यहाँ पर प्राइवेट जो एक प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल एबोलिश्ड होगी। यहाँ पे मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के अंदर क्या है कि यहाँ पर स्टेट हर चीज़ को, पूरी इंडस्ट्रीज़ को स्टेट ओन करेगा। जैसे कि
यूएसएसआर का एग्जाम्पल, यूएसएसआर में क्या था, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो वेल्थ है, उसको कम्प्लीटली इक्वली इन्होंने डिवाइड कर दिया था, जिसके बाद 1991 में इनकी जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई। सो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म था वहाँ पर। मतलब कि जब आप कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉपर्टीज़ का, वहाँ पर कंपटीशन नहीं होगा, लोगों को ग्रो करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो उनकी आइडियोलॉजी चेंज होती चली जाएगी। क्या था यूएसएसआर के अंदर, मान लो कोई डॉक्टर है या कोई नर्स है या फिर कोई फार्मर है या कोई कोबलर है, अगर इनका एग्जाम्पल ले, अगर डॉक्टर है उसके स्किल्स के बेस पे मान लीजिए उसको 200 रूबल्स देते हैं, वहीं नर्स जो होगी उसको 180 रूबल्स दे देंगे, अगर वहीं कोबलर है उसको 120 रूबल्स दे देंगे, और फार्मर जो है उसको मान लीजिए अराउंड 130 या 140 रूबल्स दे देंगे। तो इससे क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर इनकी जो सैलरी है उसमें थोड़ा चेंज तो है, थोड़ा गैप है, लेकिन इतना गैप नहीं है। अगर यही डॉक्टर अगर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हो तो काफ़ी ज़्यादा कमाएगा, अगर कैपिटलिस्ट मार्केट में होगा तो और ज़्यादा कमाएगा। सो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के अंदर क्या था, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको बिल्कुल एबोलिश कर दिया। सो दैट इज़ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। फैबियन सोशलिज्म क्या है, देखिए फैबियन सोशलिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होते हैं, एजुकेशन के थ्रू रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, या फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि रेगुलेट करते हैं इकोनॉमी को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करते हैं। जो इकोनॉमी है उसको रेगुलेट करेंगे, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउड होगी, लेकिन उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। जैसे कि इंडिया ने 1947 से लेके 1991 तक फैबियन सोशलिज्म को फॉलो किया है। कैसे, क्योंकि जब भारत नया नया आज़ाद हुआ तो हमारे देश में इतनी सारी फैक्ट्रीज़, इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, हमें अपनी कंट्री को ग्रो करना था, इसीलिए हमने एक ऐसी इकोनॉमी का जो एक फॉर्मूला है उसको फॉलो किया जिसमें हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, उसके बाद हमारे कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी का यूज़ किया गया, लेकिन उससे पहले हमारी कंट्री के अंदर फैबियन सोशलिज्म था। तो धीरे धीरे वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। यहाँ पर हम रेगुलेट करते हैं इकोनॉमी को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को हमने अलाउ भी कर रखा था, लेकिन कंपटीशन बहुत ही कम था। लेकिन जैसे ही 1991 में लिबरलाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया, मार्केट कंपटीशन बढ़ा और कंट्री ने और ज़्यादा ग्रोथ की। सो फैबियन सोशलिज्म इज़ अ बिट डिफरेंट देन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशलिस्ट वर्ड इन आर प्रियम्बल। सी, जब हमारा संविधान तैयार किया गया था 1947 में, तो हमारे संविधान के अंदर प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, इसको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां जो संशोधन हुआ उसके द्वारा सोशलिस्ट वर्ड को प्रियम्बल के अंदर जोड़ दिया गया। इट एंश्योर इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस इन इंडिया। सोशलिस्ट वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे देश के अंदर सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी रहेगी और सोशल जस्टिस इन इंडिया, सामाजिक तौर पर लोगों को न्याय मिलता रहेगा। सो सोशलिज्म एम्स टू मिनिमाइज वेल्थ डिस्पैरिटीज एंड प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन। यहाँ पर मतलब सिंपली यही है कि जब भी सोशलिज्म की बात करते हैं तो इसका एक वेरी मतलब क्लियर मतलब यही है कि हमें अपने कंट्री के एक पुअर सेक्शन को, एक वीक सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है और उसे अपलिफ्ट करना है। ऐसा ना हो कि कंट्री ग्रो कर रही है और एक कुछ सेक्शन है जो पिछड़ा हुआ रह जाए, इसीलिए सोशलिज्म का होना भी ज़रूरी है। सो द टर्म सोशलिज्म वॉज एडिड in the preamble by 42nd Amendment Act 1976. It ensures economic equality, social justice in India. Socialism aims to minimize wealth disparities and protect weaker section of the society. नेक्स्ट इज सोशलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम अपना प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमने सोवरन को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, अभी हम सोशलिस्ट को डिस्कस करेंगे। सो द इंक्लूजन ऑफ सोशलिज्म इंडिकेट द कमिटमेंट ऑफ इंडिया
to social and economic justice. However, India follows democratic socialism, meaning it allows both private and public sector but ensure that state intervention to reduce economic disparities. See, हमारे देश के अंदर क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। हमारे देश के अंदर क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इसका मतलब हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। और ये क्यों है? इसका मेन रीज़न यही है कि हमें अपनी कंट्री के अंदर अपने पिछड़े हुए लोगों को आगे लेके आना है, उन्हें इग्नोर नहीं करना, उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी कंट्री में सोशलिज्म की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सी, अगर आप देखें तो हमारी कंट्री के अंदर एक भेदभाव रहता है, जैसे कास्टिज़म है, रिलीजन है या फिर जेंडर इनइक्वालिटी है। अगर हम सोशलिज़म को अडॉप्ट ना करें, क्या हम समझ सकते हैं महिलाओं को एजुकेशन का दर्जा दे सकते हैं? इवन अगर हम सोशलिज़म को ना भी देखें हमारे संविधान के अंदर 1947 में, उसके बावजूद भी समहाउ अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इनडायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोशलिज़म पहले से एग्जिस्ट करता है। कैसे? हम महिलाओं को एजुकेशन की बात करते हैं, एक पिछड़े हुए तबके को आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब हैं, वो भी ग्रो कर सकें। तो ये सब क्यों किया गया? क्योंकि ये इसीलिए किया गया कि हम नहीं चाहते कि हमारे देश का कोई एक ऐसा सेक्शन रहे जो पिछड़ा हुआ रहे। हमें पिछड़े हुए वर्ग को भी आगे लेके आना है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहले वो इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि हमारे संविधान के अंदर सोशलिज्म है और ये पहले से एग्जिस्ट भी करता है। सो हमारी कंट्री के अंदर कैसा सोशलिज्म है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। नाउ फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3। जब पार्ट 3 की बात करते हैं तो देखिए आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड एक्सपेंडेड थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। लाइवलीहुड की बात करते हैं कि हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले घर की ज़रूरत पड़ती है, हमें उसके अलावा एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है, हाइजीन की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी हवा की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड। अब राइट टू एजुकेशन है, वो भी क्या है? वो भी एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का, कि एजुकेशन अच्छी है तो हम अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। सो आर्टिकल 23 एंड 24 प्रोटेक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस। देखिए यहाँ से सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हम यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करते हैं, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करते हैं, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करते हैं। ये सब चीज़ें सोशलिज्म का पार्ट है। ये रिफ्लेक्ट करता है, देखिए सोशलिज्म स्टार्टिंग से हमारे संविधान के अंदर है। सो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। Inspired by the socialist principle, India nationalized major industries like bank, insurance and transport in the 1950s to 1970s। कि सरकारी ही बैंक होंगे, इंश्योरेंस सरकारी तौर पे ही होगी, ट्रांसपोर्टेशन सरकारी ही होगा। लेकिन देखिए धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। हमने तब तक अपने कंट्री को एक रूट जो है हमारी कंट्री के, वो स्ट्रॉन्ग करनी थी, तो उसके लिए वो डिसीजन उस टाइम पे ज़रूरी थे। लेकिन आज देखिए अपनी कंट्री कितना ग्रो कर रही है इंडस्ट्री में और कंपनी में। हमारी कंट्री में इतनी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने अच्छे ब्रांड हैं जैसे कि टाटा है। तो ये सब क्या है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि आज के टाइम में जब हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, तब तक हम अपने कंट्री को इस्टेब्लिश कर चुके थे कि हाँ, अब हमारी मार्केट जो है वो कंपटीशन में उतरने के लिए तैयार है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में हमारे पास कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो स्टेट को इम्प्लीमेंट करनी है, जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को इंडिकेट करते हैं। देखिए आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर फॉर पीपल्स वेलफेयर, आर्टिकल 39 इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, आर्टिकल 41 एंड 42 एंश्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, आर्टिकल 43 प्रमोट्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज एंड फेयर वेजेस। सी, जब हम इन आर्टिकल्स की बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं
कि हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, इसमें हम ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में पहले से सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है। अब दूसरी चीज़ इसमें देखें सोशलिज्म कैसे है। हम एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोशलिज्म का कि एक वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। उसके अलावा हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। उसके बाद हम आर्टिकल 41 और 42 के अंदर क्या बोलते हैं कि हमें राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। अब राइट टू वर्क हम मनरेगा जो पॉलिसी लेके आए उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हम रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयड लोगों को गारंटी कर रहे हैं कि आपको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, वो आर्टिकल 41, 42 यहीं से आता है। एजुकेशन की बात करते हैं, पब्लिक असिस्टेंट की बात करते हैं, इवन लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं कोर्ट के अंदर। सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ सोशलिज्म। आर्टिकल 43 में क्या है, प्रमोट वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज एंड फेयर वेजेस। देखिए लेबर यूनियन बनाई गई है। लेबर यूनियन क्यों बनाई गई है, ताकि जो लेबर है उसके अधिकार वोलेट ना हो, उनके जो अधिकार हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। फेयर वेजेस की बात की गई है। नेक्स्ट देयर आर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983, सोशलिज्म एंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस। सोशलिज्म का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वली। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ सोशलिज्म। माइनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, सोशलिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, सो वी कैन नॉट अमेंड द सोशलिज्म। सो ओल्गा टेलिस वर्सेस Bombay म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1985, राइट टू लाइवलीहुड इज इंक्लूडेड अंडर द राइट टू लाइफ। तो सो राइट टू लाइफ इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट सोशलिज्म। सो सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म इन इंडिया। देखिए सोशलिज्म का मतलब हमने समझ लिया कि सोशलिज्म क्या है, कि यहाँ पर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वेल्थ का, प्रॉपर्टी का। वहीं कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, कैपिटलिज्म का मतलब सिंपली यही है कि कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है वो ओपन इकोनॉमी होती है। उसमें कहीं से भी आपको ऐसा नहीं होगा कि जैसे सोशलिज्म में हम बात करते हैं कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा कंट्रोल होगा, पब्लिक सेक्टर भी होगा। कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। जितनी आप मेहनत करोगे उतने आप ग्रो करोगे, आपको कोई सहारा नहीं मिलेगा। सो इंडिया फॉलोज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत में सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। गवर्नमेंट प्लेज अ की रोल इन वेलफेयर पॉलिसीज वाइल अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। भारत में जो सरकार है वो क्या करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करता है साइड बाय साइड, और उस पर गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती, लेकिन वो ग्रो करता है एज़ पर दी लॉज ऑफ इंडिया। देखिए PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि रेलवे है, बैंक है, ऑयल कंपनीज़ हैं। तो ये सब क्यों हैं, ये सब जो कंपनीज़ हैं इसमें एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल है भारत की सरकार का। पब्लिक सेक्टर में आते हैं जैसे कि रेलवे है। उसके अलावा देखिए मनरेगा है। मनरेगा जो है वो गारंटी करते हैं कि रूरल जो हाउस होल्ड्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। वही राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसके अंदर क्या है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। सो ये वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को पढ़िए, उसमें क्या बताया गया कि इट प्रोवाइड सब्सिडीज़ एंड ओवर फूड ग्रेन्स टू पुअर फैमिलीज़। लाइक आज के टाइम पे आप देखते हैं राशन कार्ड बनते हैं, किसी का पीला राशन कार्ड है, किसी का हरा राशन कार्ड है, किसी का गुलाबी है। तो उसके बेस पे राशन शॉप्स जो होती है, गवर्नमेंट राशन शॉप होती हैं, लोगों को बहुत ही कम पैसों में फूड मिलता है। अब देखिए एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड अमंग फार्मर्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट हम क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट साइड बाय साइड पॉलिसीज़ बनाती है ताकि इंडिया में हर सेक्शन को इक्वल रिसोर्सेज मिल सकें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG, कि भारत ने 1991 में क्या किया था, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। तो इसमें 3 चीज़ें थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया कंट्री में, लिबरलाइजेशन कर दिया, मार्केट जो थी अब वो ओपन मार्केट थी, ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरनेशनल मार्केट पे भी क्या होगा, कंपटीशन होगा। सो शिफ्टेड इंडिया टूवर्ड्स अ मार्केट ड्राइवन इकोनॉमी, रिड्यूसिंग द सोशलिस्ट एम्फेसाइज बट मेंटेनिंग वेलफेयर गोल्स, कि हम अपने मार्केट को अब क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं और इसमें कंपटीशन होगा जिससे कि ग्रोथ होगी, लेकिन हम साथ साथ में क्या करेंगे, सोशलिस्ट पॉलिसी को भी लेके चलेंगे और वेलफेयर गोल को लेकर चलेंगे। सो कंक्लूडिंग टुडेज टॉपिक, while socialism is embodied in Indian constitution, it is adapted to fit India's mixed economy model. The government ensures welfare measures, economic justice and equitable distribution of resources while also encouraging private enterprise and free market. इंडिया के अंदर सोशलिज्म है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारी जो देश की सरकार है वो क्या करती है, वेलफेयर मेजर्स को अडॉप्ट करती है ताकि देश के अंदर क्या रह सके, हर किसी को रिसोर्सेज मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, सभी को शिक्षा मिल सके, अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट मिल सके। सो इक्वल इकोनॉमिक जस्टिस बना रहे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करती है सरकार, लेकिन हम अपनी कंट्री में एनकरेज करते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज को भी। देखिए स्किल इंडिया है, उसके अलावा आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स की एक लहर सी आई हुई है हमारी मार्केट के अंदर। हम उन चीज़ों को एनकरेज करते हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे देश से काफ़ी अच्छे ब्रांड्स निकले, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर है, वैसे ही जैसे सैमसंग है, सेंसुई है, उसके अलावा एप्पल है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी देश से भी ऐसे और ब्रांड निकले, टाटा है, अब और भी ज़्यादा ब्रांड्स निकले। सो ये सब कुछ किस लिए हो रहा है, ताकि हम अपनी कंट्री की मार्केट को और ज़्यादा ग्रो कर सके वर्ल्ड वाइड। सो आज के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।